नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश, दुनिया और शहर जिले की खबरों पर विस्तार से नजर डालें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन रूस जंग रोकने पर दिया जोर। भावनगर में चुनाव से पहले संदिग्ध विस्फोटक मिलने से सनसनी, पुलिस जुटी जांच में। और वडोदरा के सयाजीगंज में मेयर और विपक्ष नेता आमने सामने, भाजपा कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। G20 समिट के लिए इंडोनेशिया पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं से मुलाकात कर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इंडोनेशिया के बाली में आज मंगलवार को G20 समिट शुरू हुई। फर्स्ट सेशन में फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पर चर्चा हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन रूस जंग रोकने पर जोर दिया। इसके बाद मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने पहुंचे। यहाँ मोदी ने कहा, इंडोनेशिया और बाली आने के बाद हर हिंदुस्तानी को एक अलग एहसास होता है। मैं भी वही वाइब्रेशन फील कर रहा हूँ। हमारा हजारों साल पुराना रिश्ता है। हम हजारों साल से इस परंपरा को निभा रहे हैं। समिट के फर्स्ट सेशन में G20 नेताओं के बीच फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पर चर्चा हुई। इसमें पीएम मोदी ने कहा, कोरोना और इसके बाद यूक्रेन संकट ने दुनिया में तबाही मचाई है। यूएन भी इन मुद्दों पर कुछ नहीं कर पाया। हमें यूक्रेन रूस जंग को रोकने का रास्ता खोजना होगा। इसी की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ा है। समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद मोदी से मिलने पहुंचे। दरअसल मोदी बाइडेन को देख नहीं पाए थे, वो दूसरी तरफ जा रहे थे। इसी दौरान बाइडेन ने उन्हें पुकारा और फिर दोनों ठहाके लगाते नजर आए। कुछ मिनट बाद प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को बुलाया और उनसे भी बातचीत की। गुजरात के भावनगर में संदिग्ध विस्फोटक और डुप्लीकेट घी पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए जांच शुरू की है। गुजरात के भावनगर के कालियाबीड़ इलाके से बड़ी मात्रा में संदिग्ध रूप से विस्फोटक का जत्था पकड़ा गया है। कालियाबीड़ इलाके की गोकुल नगर सोसाइटी के घर से ये विस्फोटक बरामद हुआ है। विस्फोटक के जत्थे का बॉम्ब डिस्पोजल डॉग स्क्वाड, एलसीबी, एसओजी, डीवाईएसपी ने मौके पर पहुंचकर जांच की। संदिग्ध स्थिति में पकड़े गए विस्फोटक के जत्थे को लेकर भावनगर पुलिस हरकत में आ गई है। इस विस्फोटक का इस्तेमाल कहां किया जाता था, उसकी जांच पुलिस कर रही है। गुजरात के भावनगर में एसओजी पुलिस द्वारा डुप्लीकेट घी का बड़ा सा जत्था बरामद किया गया है। पुलिस ने सरिता शेरी नंबर 11 में स्थित पंड्या नामक दुकान में छापेमारी कर 200 किलो से ज़्यादा डुप्लीकेट घी और 350 किलो मलाई जब्त की है, जिनकी कीमत 4 लाख रुपए लगाई जा रही है। भावनगर पुलिस ने महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग को भी मामले की जानकारी देकर जाँच के आदेश दिए हैं। वडोदरा की सयाजीगंज बैठक से मजबूत दावेदारी पेश कर रही कॉरपोरेशन के विपक्ष नेता अमीर रावत ने कांग्रेस पार्टी की ओर से भव्य रैली निकालकर नॉमिनेशन दर्ज कराया है। गुजरात के वडोदरा शहर की सयाजीगंज बैठक पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी की ओर से कॉरपोरेशन के विपक्ष नेता अमीर रावत को यहां मैदान में उतारा गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कॉरपोरेशन के मेयर केयू रोकड़िया को टिकट दिया गया है। ऐसे में सयाजीगंज बैठक पर मेयर वर्सेस विपक्ष नेता की सीधी जंग देखने मिल रही है। आज सयाजीगंज विधानसभा बैठक पर कांग्रेस की प्रत्याशी अमीर रावत ने अपने सैकड़ों दावेदारों के साथ रैली निकाली। नवायार्ड से समा मामलतदार कार्यालय तक भव्य रैली निकालकर अमीर रावत ने अपना नामांकन दर्ज कराया। इस दौरान उनके साथ समर्थकों और नागरिकों का हुजूम देखने मिला। कांग्रेस पक्ष ने मुझे सयाजीगंज विधानसभा से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने इस तरह से आप देख रहे हैं विधानसभा के साथ कांग्रेस पक्ष के कार्यकर हमारे फ्रेंड्स वेलविशर्स सभी बहुत बड़ी मात्रा में साथ बढ़े हैं। एक जन आशीर्वाद दिया है और विजय होने का आशीर्वाद दिया है। मुझे विश्वास है कि इस बार जो राइटिंग है जो कांग्रेस की काम है 60 साल के लोगों ने कंपेयर किए भारतीय जनता पार्टी के
नाम के साथ, जो 25 साल से हमने वडोदरा शहर में काम किया है उसको भी लोगों ने देखा है। 7 साल से एज ए काउंसिलर में जो वडोदरा के कोर इश्यूज़ के लिए लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ रही थी और जो बड़ोड़ा के कोर इश्यूज सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, उसमें पूरे शहर में ये देखा होगा। मुझे विश्वास है कि इस बार मुझे बड़ोदरा शहर को हायर से मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए विधानसभा में बड़ोदरा के इश्यूज को रेस करके बड़ोदरा को सर सयाजीराव की जो सपने की नगरी थी, जो कलानगर की पहचान थी, वापस लेने में मेरी समय। मैडम क्या कहोगे, खास करके कितने साल से आप विपक्ष के तौर पर रही हो, इस बार मेयर सामने है, किस प्रकार से फाइट करोगे? मेयर से फाइट तो हमेशा ही रही है। बड़ोड़ा के शहर के लिए लड़ रहे हैं, शहर के इश्यूज के लिए, नागरिकों की सुविधा के लिए लड़ रहे हैं। कई इश्यूज में हमने मेयर को बैकफुट पे भी जाना पड़ा है। पूरे शहर ने देखा हुआ है, शहर डिसाइड करेगा कौन सही है बड़ोदरा के लिए कौन लड़ सकता है, कौन लड़ रहा है और कौन बड़ोड़ा की भलाई कर सकता है। मुझे विश्वास है कि फिर से बड़ोदरा इस बार हमें, जैसे 2 बार कॉर्पोरेशन में हमें आशीर्वाद दिया था, इस बार भी हमें लोग आशीर्वाद देंगे। वडोदरा के रावपुरा विधानसभा से दावेदारी कर रहे बालकृष्ण शुक्ला ने नामांकन भरने से पहले भगवान का आशीर्वाद लिया। गुजरात में विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार जोर पकड़ता जा रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में रावपुरा विधानसभा से इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में बालकृष्ण शुक्ला दावेदारी कर रहे हैं। बालकृष्ण शुक्ला वडोदरा के पूर्व मेयर और पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। राजनीति के माहिर माने जाते बालकृष्ण शुक्ला आज अपना नामांकन भरने समर्थकों के साथ निकले। नामांकन भरने से पहले उन्होंने कोठी कार्यालय स्थित महारुद्र हनुमान जी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके परिजन और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। सभी ने बालकृष्ण शुक्ला को शुभकामनाओं के साथ नामांकन भरने की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, रावपुरा विधानसभा के विधायक रहे राजेंद्र त्रिवेदी, सयाजीगंज विधानसभा के विधायक रहे जीतू सुखड़िया, वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयू रोकड़िया, वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, महामंत्री सुनील सोलंकी समेत के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शुभकामनाओं के साथ बालकृष्ण शुक्ला को नामांकन भरने की शुभेच्छा दी। रावपुरा विधानसभाના ઉમેદવાર, પૂર્વ મેયર, પૂર્વ સાંસદ, પૂર્વ પ્રદેશના મહામંત્રી આદરણીય બાળકૃષ્ણભાઈ શુક્લા આજે આટલા મોટી સંખ્યામાં આ કાર્યકર્તાઓના આશીર્વાદ સાથે ભારત માતા મંદિરમાં પણ આશીર્વાદ લઈને તેઓ એમનું આજે નામાંકન ભરવા જઈ રહ્યા છે। વડોદરા શહેરની જનતા હંમેશા ભારતીય જનતા પાર્ટીને આશીર્વાદ આપ્યા છે। વડાપ્રધાન આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીને આશીર્વાદ આપ્યા છે। બાળકૃષ્ણભાઈ શુક્લ પોતે વડોદરાની ભૌગોલિક પરિસ્થિતિથી પણ જાણીતા છે, વડોદરાના મતદારોની સાથે પણ પરિચય છે, તો સાથે સાથે એક કાર્યકર્તાને પણ સવિશેષ પ્રેમ સાથે તેઓ પરિચય પણ છે એમનો। અને વડોદરાની જનતા હોય કે રાવપુરા વિધાનસભાની જનતા હોય, તમામ લોકો બાળકૃષ્ણભાઈ શુક્લાને ઓળખે પણ છે। અને એટલે જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ બાળુભાઈને આજે રાવપુરા વિધાનસભાની સેવા કરવાની એક તક આપી છે, ખૂબ કાર્યકર્તાના આશીર્વાદ છે, મતદારોના પણ આશીર્વાદ છે। અને આજે બાળુભાઈ પોતે નામાંકન ભરવા જઈ રહ્યા છે। બાળકૃષ્ણભાઈને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું। આપ જોઈ શકો છો કે મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ આજે ઉપસ્થિત છે। કાર્યકર્તાઓનું બળ, જો મને જુસ્સો એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની પરંપરા છે। અને અત્યાર સુધીના ઉમેદવારોના થયેલા વિજય કરતાં પણ વધારે ભવ્ય રીતે બાળકૃષ્ણભાઈ શુક્લ વિજય થાય એના માટે સૌ કાર્યકર્તાઓ જ્યારે કામ કરી રહ્યા છે ત્યારે એમની આ વિજય સંકલ્પ યાત્રાને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ આપું છું। અને બાકીના ચારેય ઉમેદવારો પણ આટલી જ જંગી बहुमतीથી जीते એવો विश्वास व्यक्त करें। सालों की जो परंपरा है, भारतीय जनता की जो पार्टी की जो परंपरा है कि प्रतापरुद्र महारुद्र हनुमान का दर्शन करके हम जब जाते हैं, और भारत माता मंदिर जो पूरे देश में एकमात्र भारत माता मंदिर है, और जिन्होंने इस विस्तार के सभी कार्यकर्ताओं के, संघ के कार्यकर्ताओं को संस्कार सिंचन किए थे भास्कर भाई के आशीर्वाद लेकर। और मेरे लिए सौभाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे कैबिनेट मंत्री, हमारे वर्तमान धारासभ्य माननीय राजेंद्र भाई त्रिवेदी साहब,
हमारे प्रदेश के महामंत्री माननीय भार्गव भट्ट साहब, हमारे पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमती रंजन बेन, यहाँ सभी के साथ साथ हमारे पार्टी के सबसे बड़े गुजरात के नेता माननीय जीतूभाई सुखड़िया साहब, शब्द सिंह ब्रह्मभट्ट साहब और ख़ास मेरे लिए पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए हर्षद बापा। हम सभी जानते हैं कि हर्षद बापा की जो आध्यात्मिक ताकत है तो बड़ौदा की एक धरोहर है, तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्यपूर्ण बात है। और अब जिस तरह से देख रहे कि कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, नागरिकों का जो उत्साह है, वो देखते हुए मुझे दिख रहा है कि सिर्फ रावपुरा की सीट नहीं परंतु सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सबसे सर्वाधिक मतों से विजयी होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। रावपुरा विधानसभा से दावेदारी कर रहे बालकृष्ण शुक्ल ने नामांकन भरने के लिए एक भव्य रैली का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। खुली जीप में सवार होकर बालकृष्ण शुक्ल नामांकन भरने निकले। इस दौरान उनके साथ खुली जीप में वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट और रावपुरा विधानसभा के 5 साल तक विधायक रहे राजेंद्र त्रिवेदी भी शामिल रहे। इन सभी ने जनता का अभिवादन लेते हुए बालकृष्ण शुक्ल की नामांकन रैली में शिरकत की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के झंडों के साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए, जो सभी आवेदन भरने कार्यालय के लिए रवाना हुए। इस दौरान जगह जगह बालकृष्ण शुक्ल का रावपुरा विधानसभा की जनता द्वारा स्वागत भी किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में अकोटा से चैतन्य देसाई भाजपा का चुनाव लड़ रहे हैं। यहां विधानसभा चुनाव प्रसार के लिए चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया। गुजरात में विधानसभा चुनाव 2022 का ऐलान हो चुका है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को गुजरात में 2 चरणों में मतदान कराया जाना है, जिसकी तैयारियां पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है। वडोदरा की 143 अकोटा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चैतन्य देसाई को प्रत्याशी बनाया गया है। अकोटा विधानसभा के मध्यस्थ चुनाव कार्यालय का आज शुभारंभ किया गया। इस मौके पर वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, विधायक सीमा मोहिले, सयाजीगंज विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केयूर रोकड़िया, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री समेत के पदाधिकारी और स्थानीय नेता, जनप्रतिनिधियों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। આજે અકોટા વિધાનસભાનું મધ્યસ્થ કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે। અકોટા વિધાનસભામાં ચૈતન્યભાઈ દેસાઈને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મેન્ડેટ આપ્યો છે। વડોદરા શહેરના મતદારો હંમેશા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીને અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને તેઓ આશીર્વાદ આપતા આવ્યા છે। ફરીથી આ મતદારો જે રીતે સીમાબેનને 58,000ની લીડ અકોટા વિધાનસભામાં મળી છે, આ વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા અને વડોદરાના મતદારોએ નક્કી કર્યું છે કે દરેક વિધાનસભા શહેરની છે એના ઉપર 1 લાખથી પણ વધારે લીડ આ મારા મતદારો અને કાર્યકર્તાઓ ભેગા થઈને લીડ કરાવી આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને આશીર્વાદ આપશે એવો મને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે। આપના માધ્યમથી મારા વડોદરા શહેર અને જિલ્લાના મતદારોને વિનંતી, આવો લોકશાહીનું પર્વ આપણે સૌ ઉજવવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે આપણા લાડીલા, આપણા વડાપ્રધાન, આપણા ગુજરાતના પનોતા પુત્ર આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીને આપણે મતદાન આપીને આપણે આશીર્વાદ આપીએ। આપણા વડોદરાના વિકાસમાં, આપણા ગુજરાતના વિકાસમાં આ મત ખૂબ મહત્વનો છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને આપણે સૌ મતદાન કરીએ। અકોટા વિધાનસભાના મુખ્ય કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કરેલ છે અને આવતીકાલ સવારથી અમારો પક્ષ તરફથી ચૂંટણીનો પ્રચાર અમે ધામધૂમથી શરૂ કરવાના। એટલે આવતા અમારે પાસે વધુ દિવસો નથી, એટલે એ દિવસમાં આખું અમારી કોન્સ્ટિટ્યુઅન્સી અકોટાની કવર કરવાની હોય। અમારે ઓછા દિવસો છે, પરંતુ સંપૂર્ણ મહેનત કાર્યકર્તાઓની लागશે, અમારી પણ लागશે અને અમે અમારો લક્ષ્ય પૂર્ણ કરીશું। हालोल के आंधपुरा विस्तार के श्रमजीवी की 5 वर्षीय बच्ची पर दुष्कर्म कर हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसके चलते गुस्साए लोगों ने लकड़ी के गोदाम में आग लगा दी, जिसके चलते अफरा तफरी मच गई। हालोल के आंधपुरा नजदीक श्रमजीवी परिवार की 5 वर्षीय बच्ची पर पास ही में
आए लकड़ी के गोदाम में काम करते अन्य प्रांतीय 3 आरोपियों ने दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी और मृतदेह को फेंक दिया। इसकी जानकारी मिलने पर गुस्साए लोगों ने उन्हें बुरी तरह पीटकर लकड़ी के गोदाम में आग लगा दी, जिसके चलते अफरा तफरी मच गई और तीनों अपराधी भागने में कामयाब रहे। बच्ची के मृतदेह समेत अन्य 3 घायलों को वडोदरा एसएसजी में रेफर किया गया है। इस घटना के चलते जिला एलसीबी, एसओजी, जिला एसपी जयद्रथ सिंह परमार घटनास्थल पर पहुंचे और कालोल एमजी मोटर्स समेत 5 फायर फाइटर्स ने काफ़ी मशक्कत से आग को काबू में किया। पुलिस ने आरोपियों की खोज के साथ नाकाबंदी कर दी है। दुखद बात यह है कि आज बच्ची का जन्मदिन था और आज ही का दिन उसका मृत्यु का दिन भी बन गया। PNM न्यूज में आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी हैं। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। वडोदरा की रावपुरा विधानसभा से दावेदारी कर रहे कांग्रेस के प्रत्याशी संजय पटेल ने अपने समर्थकों के साथ आज विधानसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन दर्ज कराया। वडोदरा की रावपुरा विधानसभा की टिकट इस बार कांग्रेस ने पुराने साथी संजय पटेल को दी है। संजय पटेल पेशे से बिल्डर है और पिछले कई सालों से कांग्रेस में कार्यरत है। इससे पहले वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन विचारधारा की लड़ाई में उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस बार रावपुरा विधानसभा से संजय पटेल को टिकट दिया है। संजय पटेल ने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित समर्थकों की मौजूदगी में जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर अपना नॉमिनेशन दर्ज कराया। हम आज रावपुरा विधानसभा 144 के लिए फॉर्म भरने आए हैं। हमको अपार जन समर्थन मिला है। हम रोड शो करके आए हैं, चलते पैदल आधे चलते आए हैं और लोग महंगाई, बेरोजगारी और प्रजा के जो प्रश्न है, ड्रेनेज, पानी, सबसे त्रस्त हो गए। रावपुरा में खास विश्वामित्री नदी जो बीच में से रावपुरा में गुजरती है, उसका जो पहले भी भ्रष्टाचार उसमें काफ़ी हुआ था और आज भी मच्छर और अलग अलग प्रकार की बीमारियों से लोग त्रस्त हो गए और इसलिए लोगों ने तय किया है कि इस बार हम कांग्रेस को मत देंगे और कांग्रेस को जंगी बहुमती से जिताएंगे। वडोदरा की डभोई विधानसभा बैठक से भाजपा के उम्मीदवार शैलेश मेहता ने माताजी के दर्शन कर रैली निकालकर प्रांत कार्यालय में नॉमिनेशन दर्ज कराया है। गुजरात विधानसभा की 182 बैठक पर दिसंबर महीने में चुनाव प्रस्तावित है। सभी सीटों पर ज्यादातर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है और अब प्रत्याशियों के नामांकन दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है। वडोदरा की विधानसभा से दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में शैलेश मेहता दावेदारी कर रहे हैं। शैलेश मेहता ने आज अपने परिजनों के साथ गढ़ भवानी मंदिर में दर्शन कर हीरा भागोल से एक रैली का आयोजन किया और रैली के जरिए तालुका सेवा सदन पहुंचकर प्रांत अधिकारी समक्ष अपना नामांकन दर्ज कराया है। डभोई विधानसभा बैठक पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से ब्राह्मण समाज के मजबूत अग्रणी को चुनाव मैदान में उतारा है। 5 વર્ષ પહેલા પણ માં ગઢભવાનીને આશીર્વાદ લઈને જ ઉમેદવારી પત્ર ભર્યું હતું। આજે પણ માં ગઢભવાનીના આશીર્વાદ લીધા, માં ખોડિયારના આશીર્વાદ લીધો અને આ રેલી જ બતાવી દે છે કે ડભોઈ વિધાનસભાની પરિસ્થિતિ શું છે। કારણ કે ડભોઈ વિધાનસભાના તમામ ગામોમાંથી પ્રતિનિધિઓએ હાજરી આપી હતી અને
સમર્થન આપ્યું છે ત્યારે આગામી 8 તારીખે પરિણામ આવશે ત્યારે ભારતીય જનતા પક્ષ બહુ મોટી માર્જિનથી ડભોઈ વિધાनसभा જીતવાનું છે। वडोदरा की अकोटा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में शशांक खरे ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अपना नामांकन जिलाधीश कार्यालय में दर्ज कराया है। गुजरात विधानसभा की सियासत में इस बार आम आदमी पार्टी पहली बार दावेदारी कर रही है। सभी 182 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया है, जिसके तहत प्रत्याशियों को टिकट आवंटित कर दिए गए हैं। वडोदरा की अकोटा विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने शशांक खरे को अपना प्रत्याशी बनाया है। शशांक खरे ने अपने समर्थकों के साथ आज जिलाधीश कार्यालय में अपना नामांकन दर्ज कराया। मैं अकोटा विधानसभा से उम्मीदवारी कर रहा हूँ। पार्टी के जितने मोटो हैं वो तो है ही है, बाकी विकास का काम कोई कहीं यहाँ पे अकोटा विधानसभा में कहीं हुआ नहीं है। ठीक है, रोड मेन रोड बना के रखे हुए हैं, अंदर के रोड बने नहीं है। लोगों को अभी भी पानी भरने जाना पड़ता है, घर तक पानी नहीं पहुँचता है। ऐसी काफ़ी जगह में जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। और गटर की 15-15, 20-20 साल से प्रॉब्लम है। काफ़ी प्रॉब्लम तो काफ़ी सारी हैं। विकास का खाली नाम में कुछ हुआ है नहीं। हम लोग डोर टू डोर करेंगे और चेहरा बाहर नहीं आया ऐसा तो नहीं है काफ़ी है। लोग अंडरग्राउंड काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, काफ़ी लोगों का सपोर्ट भी है। ऐसी कोई चिंता की बात नहीं और बहुमती से जीतेंगे। अरावली के भिलोड़ा और मोड़ासा में भाजपा प्रत्याशियों ने भव्य रैलियां निकालकर अपना नामांकन पत्र भरा। अरावली जिले के भिलोड़ा में भाजपा उम्मीदवार पीसी बरंडा ने अपने हजारों समर्थकों के साथ रैली निकाली, जिसमें महिलाएं और कार्यकर भी जुड़े। उन्होंने मामलतदार कचहरी पहुंचकर अपना नामांकन पत्र भरा। वहीं अरावली के मोड़ासा में भी भाजपा उम्मीदवार भिखुसी परमार ने अपने हजारों समर्थकों, हजारों महिलाओं और कार्यकरों के साथ भव्य रैली निकाली। उन्होंने पूरे दबदबे के साथ मोड़ासा जिला सेवा सदन पहुंचकर अपना नामांकन पत्र भरा। उन्होंने जताया बहुमत से जीत का विश्वास। 31 मोड़ासा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार तरीके आज मैं 12:15 वागे फॉर्म भर्यु है। उम्मीदवार तरीके જ્યારે भारतीय जनता पार्टीए मारी पसंदगी करी है ત્યારે आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहेब, आदरणीय अमित भाई शाह साहेबનો હું ખૂબ ખૂબ આ તબક્કે આભાર માનું છું। સાથે સાથે આ વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ગુજરાતમાં અને દેશમાં જે વિકાસ કર્યો છે એ વિકાસના આધારે મારી જીત घणी मोटी लीड थी निश्चित है। जीतवा माटेना पार्टी जे कामों कर्या छे एना माटे घणुं बधुं कही शकाय एम छे। आ तबक्के पण समयनो अभाव है। फरीथी कहूँ छूँ कि आ वखते गया वखते मारे 1640 मते जे हार थई थी एमां केटलाक कारणों हता। आ वखते कोईपण अवरोध नहीं, एटले मने संपूर्ण भरोसा है कि जंगी बहुमतीथी हूँ जीतीश। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए राजनीतिक दलों द्वारा नॉमिनेशन प्रक्रिया को आखिरी दिवस पर संपन्न किया गया। गुजरात विधानसभा चुनाव को अब चंद दिन बचे हैं। विधानसभा के प्रत्याशियों के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तारीख पर राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों द्वारा शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन दर्ज कराए गए। भावनगर जिला की कुल 7 विधानसभा बैठक पर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दावेदारी कर रहे हैं। भावनगर ग्रामीण से भाजपा के प्रत्याशी पुरुषोत्तम सोलंकी ने दावेदारी पेश की है। कोली समाज के अग्रणी नेता माने जाते पुरुषोत्तम सोलंकी भावनगर ग्रामीण बैठक पर पिछले 5 टर्म से विजेता बनते आ रहे हैं। पश्चिम विस्तारमांथी शुं लागे छे, केवा प्रश्नो छे आ विस्तारना, तमे शुं करवा मांगो छो? आ विस्तारना एवा प्रश्नो छे, रोड, रस्ता, स्कूलों, दवाखानानो माणसो हैरान थाय छे, रस्ता खराब छे, 10 जण थीगड़ा मारे छे पण रस्ता हारा नथी थता, मोंघवारी छे, दूधमां लोको 5-5 रुपया वधारी दीधा छे, जीएसटी तकलीफो छे, जीएसटी वधारी दीधी छे, એટલે મોંઘવારી ડીઝલમાં, પેટ્રોલમાં કે કોઈ પણ ચીજમાં બાટલા 500 રૂપિયાનો જ્યારે કોંગ્રેસમાં 400નો હતો ત્યારે અત્યારે 1100 થઈ ગયો છે। એટલે બધી એટલી બધી નવા ઉદ્યોગો 5 વર્ષ આ જેટલા 27 વર્ષમાંથી એક પણ નવો ઉદ્યોગ નથી મોટો આવ્યો। કોઈ ભાવનગરનો કોઈ વિકાસ જ નથી, એટલે લોકો હેરાન પરેશાન છે। પૂરેપૂરી રહે છે જીતુભાઈની સાથે અને જીતી मारा एवा कामों बोले छे कि मैं लोगों अर्धी राते काम कर्या छे अने सरल जवाब आपू। हूँ जमीन विकास बैंक नो चेरमेन छूँ 15 वर्षथी अने कोई पण खेडूत होय के कोई पण होय सरलताथी लोनो आपी छे, कोई तकलीफ नहीं पड़वा देता, एटले अमे जीतीने जाव छुं।
भावनगर पश्चिम की बैठक पर जीतू वाघानी के सामने आम आदमी पार्टी के राजू सोलंकी और कांग्रेस के उम्मीदवार किशोर सिंह गोहिल ने भी अपना नामांकन दर्ज कराया है और अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। भावनगर जिला की 7 विधानसभा बैठकों में से 6 बैठकों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, जबकि तलाजा बैठक पर कांग्रेस की सत्ता है। लेकिन आम आदमी पार्टी इन दोनों की सत्ता को कितना हिला पाती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नहीं, आज मैं यहाँ आया हूँ, हमारे केशु भाई हैं, जीतू भाई वाघानी जी हैं, सैजल बहन हैं। आज तीनों फॉर्म सबमिट करने में मैं यहाँ उपस्थित हूँ और मैं लगभग गुजरात में लंबे समय से काम कर रहा हूँ। देश भर के कई राज्यों में काम करने का मुझे मौका मिला है। मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ कि गुजरात की प्रजा के हित में गुजरात की सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है और इसीलिए जनता के मन में प्रसन्नता है और ये प्रसन्नता परिणामों की तरफ जाएगी। पूरा देश गुजरात से आशा रखता रहा है और मोदी जी ने जो पूरे देश को नेतृत्व दिया है, सबका साथ सबका विकास, ये नारा गुजरात में चरितार्थ देखने को मिलता है और इसीलिए जनता के मन के अंदर भी लगातार गुजरात पुनः भाजपा के पास ये संदेश घर घर के अंदर है। सर, गुजरात में इस बार तीसरी पार्टी भी आई हुई है, फोकट में सब चीज़ देने की बात कर रही है, क्या गुजरात की प्रजा क्या उसको स्वीकार करेगी? देखिए, मैं अधिकांश समय दिल्ली रहता हूँ। मैंने दिल्ली का यमुना भी देखा है और दिल्ली का व्यवहार भी देखा है और इसलिए हम जानते हैं कि कहने के बाद बदल जाना और सिर्फ क्यों करके सत्ता में आना, बिना उद्देश्य के लोगों के बीच काम करने की बातें करते हुए जो समय व्यतीत किया जा रहा है और जनता भ्रम में नहीं है। और गुजरात तो मॉडल है साहब, गुजरात तो आने वाली सदी के लिए काम करने वाला गुजरात है और वो इसलिए गुजरात है कि गुजरात का प्रत्येक व्यक्ति देश कैसा बनाना है इसका संकल्प लेकर आगे बढ़ा है और वो ऐसे किसी और अन्य दलों को मुकाम नहीं देने वाला है। वो भाजपा से प्यार करता है, अपने देश से प्यार करता है और इसीलिए यहाँ मैं जीतू भाई को देख रहा हूँ, केशु भाई को देख रहा हूँ, सेजल बहन के प्रति भाव देख रहा हूँ, तो भाव विभोर होकर जनता साथ में। મારે કંઈ કેવું નથી, આજે ફોર્મ ભરવાનું હતું એટલે હું ફોર્મ ભરવા અહીંયા આવ્યો છું અને બધાને એક કહું છું કે બધા ભાજપ તરફેણમાં મતદાન કરજો, એવી બધાને મારી નમ્ર અપીલ છે। પરસોત્તમભાઈ, આખા સૌરાષ્ટ્રમાં પણ તમારો દબદબો છે, આખા સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રચાર માટે જવાના છો, શું કહેશો? એ માટે પ્રચાર કરવાનું મારે કંઈ કેવું નથી, પણ જેટલી પાર્ટી જવાબદારીઓ આપશે તો એની અંદર બનતા પ્રયત્ન કરી અને પાર્ટીને જીતાડવાના પ્રયત્ન કરી। पंचमहल के दाहोद से 132 विधानसभा बैठक पर भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपनी दावेदारी दर्ज कराई है। गुजरात में विधानसभा चुनाव 2022 अंतर्गत इन दिनों नॉमिनेशन प्रक्रिया जोरों शोरों से चल रही है। इसी के तहत पंचमहल के दाहोद में 132 विधानसभा बैठक पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कन्हैयालाल किशोरी ने अपना नामांकन दर्ज कराया। कन्हैयालाल किशोरी ने एक सभा का आयोजन कर सभा के बाद रैली निकालकर अपना नॉमिनेशन पेश किया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में उनके साथ लोगों का हुजूम भी देखा गया। दाहोद की 132 विधानसभा बैठक पर कांग्रेस पार्टी के वजू सिंह पणदा दावेदारी कर रहे हैं। दाहोद कांग्रेस के उम्मीदवार वजू सिंह पणदा ने सभा और रैली निकालकर कार्यालय पहुंचकर अपना नॉमिनेशन दर्ज कराया है। वजू सिंह पणदा फिलहाल दाहोद बैठक से कांग्रेस की ओर से दावेदारी कर रहे हैं और ये सीट कांग्रेस पार्टी के ही कब्जे में है। दाहोद की 132 विधानसभा बैठक पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दिनेश मुनिया ने भी अपना नामांकन दर्ज कराया। इस मौके पर पार्टी का खेस और पार्टी की टोपी पहने हुए बड़ी संख्या में समर्थक उनके साथ जुड़े। सभा और रैली निकालने के बाद दिनेश मुनिया ने अपना नामांकन प्रशासन समक्ष दर्ज कराया है। दाहोद कांग्रेस को एक आज बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 3 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। कायद भाई मोहम्मद मोइज भाई चुनावाला, इश्तियाक अली, शौकत अली सैयद और लक्ष्मी हितेश कुमार भाट, ये तीनों कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को यहां बड़ा झटका लगा है। गुजरात की पाटण विधानसभा बैठक पर प्रत्याशी के नाम के ऐलान का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, जो आखिरकार पूरा हो गया है। गुजरात के पाटण की विधानसभा बैठक पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर राजूला देसाई के नाम का ऐलान किया गया है। डीसा की निवासी डॉक्टर राजूला देसाई राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य हैं। फिलहाल
वे लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी है। डॉक्टर राजूला देसाई के नाम के ऐलान के साथ ही समर्थकों में खुशी देखने मिली। समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर राजूला देसाई के घर पहुंचकर मिठाई खिलाकर उन्हें विधानसभा चुनाव 2022 में इलेक्शन लड़ने पर शुभकामनाएं दी। गुजरात के राजकोट 68 विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार इंद्रनील राजगुरु ने अपना उम्मीदवारी पर्चा भरा। राजकोट के 68 विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार इंद्रनील राजगुरु ने पूरे दबदबे के साथ रैली निकालकर अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय अग्रणियों के साथ नामांकन पत्र भरा। रामनाथ महादेव मंदिर में ध्वजा चढ़ाए और इंदिरा गांधी, सरदार पटेल और राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ उन्होंने विशाल सभा को संबोधित किया और पुराने कलेक्टर ऑफिस जाकर अपना नामांकन पत्र भरा। उन्होंने बहुमत के साथ जीत का विश्वास जताया। महादेवे हमेशा मने खूब आशीर्वाद आप्या छे, एम कहूँ कि मायगा वगरનું પણ આપ્યું છે અને હંમેશા લોક ઉપયોગ માટે આપે છે એવું માનીને હું ચાલું છું। ત્યારે આજે ફરીવાર મને શક્તિ આપે અને સારા લોક કાર્ય કરવાનો મોકો મને મળે તો એમના આશીર્વાદ મારા માથા ઉપર મારી સદબુદ્ધિ બનાવી રાખે એવા માગવા આવ્યો હતો। આજે પાલક હનુમાન અને રણછોડદાસજી આશ્રમ પણ જવાનો છું અને સૌ રાષ્ટ્રના આપણા નેતાઓ એમાં પછી રાજકોટના રાજવી લાખાજીરાજ બાપુ હોય, ઢેબરભાઈ હોય, સૌરાષ્ટ્રનું નિર્માણ કરનાર કે પછી નહેરુજી, ઇન્દિરાજી, રાહુલજી, આંબેડકરજી, સરદારજી, બધા ગાંધીજી, બધા જના આશીષ લેવા જઈશ। એમના વિચારોથી પ્રેરિત મારું જીવન રહે એવી હું એમને પ્રાર્થના કરીશ। મુદ્દા તો સ્વાભાવિક છે કે ભાજપના ભ્રષ્ટાચાર, રોડના ગાબડાઓમાં ભ્રષ્ટાચાર આપણે જોઈએ, ગાંધીનગરમાં ન દેખાય। ગાંધીનગરનો રોડ વરસાદ આવે તો પણ ન તૂટે, પણ બાકી ગુજરાતના રોડ તૂટે જે આમ આદમીને ફરવાનું હોય ત્યાં। એમાં ભ્રષ્ટાચારના ગાબડા હોય કે લો એન્ડ ઓર્ડરનું હોય કે કોરોના જેવી મહામારીમાં સરકારને બરોબર હેન્ડલ કરતા ન આવડે, નવા ચહેરાઓ મૂકી અને એનો મુખોટો નવા ચહેરાઓનો પહેરી અને ભાજપના આકાઓ જે રીતના ભાજપ ગુજરાતને બેહાલ કર્યું છે અને જે મોંઘવારીથી લઈ, બેરોજગારીથી લઈ, શિક્ષણની ફી વધારાથી લઈ અને હોસ્પિટલના ખર્ચાઓથી લઈ દરેક બાબતમાં નિષ્ફળ ભાજપ ગઈ છે। ત્યારે गुजरात के लिमड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना मकवाना ने आज अपने समर्थकों के साथ अपना नामांकन पत्र भरा। लिमड़ी 61 विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशी कल्पनाबेन मकवाना ने आज अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं, कोली समाज के अग्रणी नेताओं के साथ बाबा साहेब आम्बेडकर और ग्रीन चौक में स्थित जसवंत सीजी बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पण करने के बाद सेवा सदन पहुंचकर अपना नामांकन पत्र भरा। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि कांग्रेस द्वारा पहली बार कल्पना मकवाना को उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। उन्होंने जीत का दावा किया। आज मां नवदुर्गाना आशीर्वाद लई, हनुमान दादाना आशीर्वाद लई अने खूब त्रणेय तालुकानी खूब 18 समाजना આગેવાનો અને તેમજ સંતો મહંતોની સાથે આજે 61 લીમડી વિધાનસભામાં મેં મારી ઉમેદવારી નોંધાવી છે। ત્યારે ત્રણેય તાલુકાના 18 સમાજને બે હાથ જોડીને નમ્ર વિનંતી કરું છું કે ગુજરાત રાજ્યમાં મોંઘવારી હોય, બેરોજગારી હોય કે પછી શિક્ષણને લગતા પ્રશ્નો હોય, આરોગ્યને લગતા પ્રશ્નો હોય, તમામ પ્રશ્નોને વાચા આપવા માટે આજે 61 લીમડી વિધાનસભામાં દાવેદારી નોંધાવી છે। ત્યારે સર્વે સમાજોને બે હાથ જોડીને નમ્ર વિનંતી કરું છું કે ખેડૂતોના પ્રશ્નો હોય, યુવાનોના પ્રશ્નો હોય, તમામ પ્રશ્નોને હું વાચા આપીશ। એટલા માટે આગામી તારીખ 1 ડિસેમ્બરના રોજ સવારે 8 થી 5 વાગ્યા સુધી દિલ્હી મોડલ માટે આપણે અરવિંદ કેજરીવાલનું જે દિલ્હી મોડલ છે એને યાદ કરી હમણાંના નિશાન ઉપર આપ ખૂબ મોટું મતદાન કરો અને જંગી બહુમતીથી મને જીતાડો એવી આશા રાખું છું। કોંગ્રેસ અને ભાજપ આ ગુજરાત રાજ્યમાં એ અને બી ટીમ છે, બંને સાથે મળેલી છે। એટલા માટે લોકો કોંગ્રેસ અને ભાજપને આ વખતે સ્વીકારવા તૈયાર નથી અને સમગ્ર દેશમાં અરવિંદ કેજરીવાલનું પંજાબ મોડેલ હોય, દિલ્હી મોડેલ હોય ખૂબ ચર્ચામાં છે અને ગામડે ગામડે મેં કોંગ્રેસ છોડ્યા પછી જ્યારે હું આમ આદમી પાર્ટીમાં ગયો ત્યારે મને ખબર પડી કે 60%, 61%નો રેશિયો
આજે લીંબડી વિધાનસભા હોય કે ગુજરાત રાજ્યમાં હોય આમ આદમી પાર્ટીનો ખૂબ મોટો રેસ્યા સાથે અત્યારે ગુજરાત રાજ્યમાં આમ આદમી પાर्टी सरकार बनवा जा रही है। गुजरात के सुरेंद्रनगर की दसाड़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी नौशाद सोलंकी ने नामांकन दर्ज कराया है। गुजरात विधानसभा कांग्रेस के प्रत्याशी नौशाद सोलंकी एक बार फिर यहां से दावेदारी कर रहे हैं। नौशाद सोलंकी ने पाटड़ी में वीर पुरुष की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर विजय संकल्प यात्रा के साथ पर्चा भरा। यात्रा के साथ नौशाद सोलंकी ने पाटड़ी शहर में घूमते हुए समर्थकों के साथ अपना नाम दर्ज कराया। नौशाद सोलंकी ने इस मौके पर कहा कि गुजरात की जनता 27 सालों से महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है और इस बार कांग्रेस सभी सीटों पर जीत कराएगी। हम लोग जा रहे हैं, पूरी जनता का पूरा आशीर्वाद आज मेरे साथ है। जिस तरह से गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का जो शासन चल रहा है, जिसमें सभी प्रकार के वर्ग, सभी वर्ग के लोग त्राही त्राही है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, जिस प्रकार से ड्रग्स कांड हो, गुजरात की पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी का शासन इस बार पलटकर कांग्रेस का शासन लाएगी। इस प्रकार की उम्मीद के साथ पूरे गुजरात में गुजरात की जनता का एक अलग ही माहौल आज देखने मिल रहा है। उसी के साथ मेरे चुनाव क्षेत्र दसाड़ा, जिसमें पाटड़ी, दसाड़ा, लखतर और लिमड़ी का नल काठा आता है, तो सभी जनता आज पूरे आशीर्वाद के साथ मुझे नामांकन करने के लिए भेजा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसने मेरी फिर से पसंदगी की है, मुझे चुना है साठ दसाड़ा विधानसभा के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं फिर से इस चुनाव क्षेत्र का विधायक बनके इस पूरी जनता का मैं सेवा करूंगा और उनके लिए काम करूंगा, उनके लिए संघर्ष। गुजरात के कच्छ के अबडासा में भाजपा की ओर से दावेदारी कर रहे प्रद्युमन सिंह जाडेजा के समर्थन में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खुद उपस्थित रहे। गुजरात के सभी शहर जिलों में इन दिनों विधानसभा चुनाव प्रचार का माहौल देखने मिल रहा है। गुजरात के कच्छ के अबडासा के नलिया में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सभा का आयोजन किया गया। यहां से भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रद्युमन सिंह जाडेजा दावेदारी कर रहे हैं। उनके नामांकन से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने खुद उनके लिए चुनाव प्रचार किया। नामांकन के वक्त भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रद्युमन सिंह जाडेजा की कार्यप्रणाली की सराहना भी की। कुछ साल पहले अबडासा को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन कांग्रेस से पास से भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट हासिल कर ली है और फिर एक बार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी के नेता जुटे हुए हैं। इसी क्रम में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खुद प्रद्युमन सिंह का प्रचार करने कच्छ के अबडासा पहुंचे। आज अपने बहुत खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री खुद जो आवे अपनी 1 नंबर सीट गुजरात कहेवाय विधानसभा तो एनो जे आपणे फॉर्म भरवानुं होय एना माटे मुख्यमंत्री आव्या। एना लीधे त्रणेय तालुकामां बहु खुशी हती अने मोटी संख्यामां त्रणेय तालुकाना भारतीय जनता पार्टीना कार्यकर्ता तमाम समाजना तमाम ज्ञातिने हाजर रह्या। एना लीधे साहेब पण बहु खुश थया अने जे ते वखते जे कामना अमे वायदा दीधेला ए पूरा कर्या हता। एना लीधे तमाम तालुकामां मोटी संख्यामां अहींया हाजर रह्या अने हजी पण जे काम खूटती कड़ी छे ए आवता दिवसमां अमे 100% संपूर्ण पूरी करशुं। नाણાકીય વ્યવસ્થાપનમાં ગુજરાત આખા દેશમાં નંબર 1 પોઝિશન ઉપર છે, એટલે ખૂબ સારી રીતે માન્ય જે નરેન્દ્રભાઈએ પાયો નાખ્યો તો નાણાકીય વ્યવસ્થાપનમાં એની ઉપર જ આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ। અને અહીંયાથી હમણાં તમને કહેવામાં આવ્યું કે લગભગ 4000 કરોડ રૂપિયાના કામ આ એકલી વિધાનસભા ઉપર મંજૂર કરીને કામ શરૂ કર્યા છે। माननीय नरेंद्रभाई एक नवी कार्य पद्धति आपी है कि जेना खातमुहूर्त करीए छे एना लोकार्पण पण अमे ज करीए छे। એટલે જેટલા જેટલા તમારા ત્યાં ખાતમુહૂર્ત થયા છે બધા કામ પૂરા તો નહીં થયા હોય ને, શરૂ થયા છે ને, એટલે લોકાર્પણ અમારે જ કરવાના છે। અને એ લોકાર્પણ જ્યારે અમારે જ કરવાના હોય તો અબડાસાની સીટ તમે બધાએ એની પર આપણા ઉમેદવાર અને દેખાય છે તો મોઢા ઉપરથી એકદમ ભોળા પણ કામ કઢાવવામાં તો પેલી પાટલા ગો હોય ને એમ અમારી સામે બેસી જાય। અમારે આટલું તો કરવું પડશે, આટલું તો નહીં કરવું નહીં ચાલે। ધીમે 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 એમના બધા કામ કરાવીને
હું ઘણી વખત તો હું કંટાળી જાઉં કે હવે યાર પ્રદ્યુમનભાઈ તમે જમજો। राजकोट विधानसभा 68, 69 और 70 के भाजपा उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र के साथ अपनी संपत्ति की घोषणा की। राजकोट पूर्व बैठक के भाजपा उम्मीदवार उदय कानगड़ ने नामांकन पत्र के साथ घोषित सौगंधनामे में अपनी संपत्ति की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि उदय कानगड़ पर 4 फौजदारी मामले दर्ज हैं। दोनों पति पत्नी की अन्य संपत्ति के साथ उनकी कुल संपत्ति 1,59,00,000 है। 69 विधानसभा क्षेत्र की भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर दर्शिता शाह पैथोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने अपने पति पत्नी की संयुक्त 3,50,00,000 की संपत्ति घोषित की है। वहीं 70 विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार रमेश टिलाला राजकोट के प्रमुख 5 बिल्डरों में से एक है। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कुल 170 करोड़ की संपत्ति घोषित की है। अब तक उम्मीदवारों द्वारा घोषित की गई संपत्ति में से सबसे अधिक संपत्ति रमेश टिलाला की है। विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक आ रहा है। ऐसे में राजकोट की चारों बैठकों पर भाजपा के उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र भरे, जिसके साथ उन्होंने अपनी संपत्ति भी घोषित की। गुजरात के कांग्रेस की रावपुरा विधानसभा से पूर्व सांसद और पूर्व मेयर रह चुके बालकृष्ण शुक्ल ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। गुजरात भारतीय जनता पार्टी द्वारा वडोदरा की रावपुरा बैठक से बालकृष्ण शुक्ल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। आज बालकृष्ण शुक्ल ने कोठी कार्यालय स्थित महारुद्र हनुमान मंदिर में परिवार के साथ पूजा अर्चना करते हुए मंगल कामना की। भगवान के आशीर्वाद लेने के बाद बालकृष्ण शुक्ल ने भव्य रैली का आयोजन किया। इस दौरान हजारों समर्थकों का हुजूम उनके साथ जुड़ा। वडोदरा के सांसद रंजनबेन भट्ट, कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी, सयाजगंज विधायक जीतू सुखड़िया, भाजपा महामंत्री भार्गव भट्ट समेत के नेताओं की उपस्थिति में बालकृष्ण शुक्ला ने नामांकन रैली निकाली। इस रैली के दौरान जगह जगह बालकृष्ण शुक्ल का नागरिकों द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान जगह जगह बालकृष्ण शुक्ल का रावपुरा विधानसभा की जनता द्वारा स्वागत भी किया गया। नामांकन रैली के जरिए जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर बालकृष्ण शुक्ल ने अपना नामांकन प्रशासन समक्ष दर्ज करा दिया है। बालकृष्ण शुक्ल ने बड़े बहुमत से इस सीट को जीतने का दावा किया है। बालकृष्ण शुक्ल ने बड़े बहुमत के साथ सीट को जीतने का दावा किया है। बड़ौदा शहर के और रावपुरा विधानसभा विस्तार के सभी नागरिकों का, सभी मतदारों का तहे दिल से खूब आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार से मेरे उम्मीदवारी पत्र के नामांकन में उन्होंने उत्साह जताया है। साथ में हमारे पार्टी के प्रदेश के सभी नेतागण और शहर के सभी नेतागणों के साथ साथ हमारे हर वार्ड के बूथ पेज सब कार्यकर्ता यहाँ जब उपस्थित रहे और जिस उत्साह के साथ आप देख रहे कब से ये हमारा पूरी रैली निकली है, ये उम्मीदवार पत्र नामांकन की रैली नहीं है पर विजय सर्कस ऐसी रैली निकली है। तो इसके लिए मैं सभी का खूब खूब आभार मानता हूँ। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं VNM टीवी। किसका होगा गुजरात, लगातार मैं बात कर रही हूं और आने वाले 15 दिन 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को वोट करना है गुजरात को। यही बात मैं करने वाली हूं कि किसका होगा गुजरात, क्या है गुजरात का चुनावी मूड, क्या मुद्दे हैं जिस पर चुनाव लड़ा जा रहा है और क्या मुद्दे हैं जिस पर वोट करना है। वोट आखिरकार आपको करना है और इसीलिए रोजाना आपको जिसे वोट करना है उनको सीधे सीधे हम आप तक लेकर आ रहे हैं और उनसे वही सवाल जवाब हो रहे हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। आप बेटर जज कर सके अपने कंटेस्टेंट को, अपने अपने इलाके में कौन चुनाव लड़ रहा है, आपको ये पता चले और आप सीधे सीधे उनके बारे में जानकारी, क्योंकि जब नेता आपके घर आते हैं डोर टू डोर प्रचार करने या रैली लेकर, तब आप उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन आपके बिहाफ में वो सवाल हम यहाँ बैठकर पूछते हैं। उनकी पार्टी की विचारधारा क्या है, उनकी एजेंडा क्या है, 5 साल तक वो आपको क्या दे सकते हैं, ये सारी बातें आप तक पहुंच रही है। और आज किसका होगा गुजरात में सीधी बात होने वाली है डॉक्टर तस्वीन सिंह जो मांजलपुर से कांग्रेस की प्रत्याशी है। तस्वीन मैम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मांजलपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी का आपको टिकट मिला है। सबसे पहले तो एक नया नाम मैं बड़ौदा के लिए कह सकती हूँ जो राजनीति में आया हो। ऐसे में पॉलिटिकल बैकग्राउंड, क्योंकि जनता को आपको वोट करना है तो आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड जानना, आपका खुद का बैकग्राउंड जानना सभी के लिए बहुत जरूरी है। आपके बारे में कुछ बताइए, डॉक्टर तस्वीन सिंह के बारे में बताइए।
मैं डॉक्टर तशवीन सिंह. आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन डेंटल सर्जरी, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी with forensic odontology is my degree, and I'm a practicing dentist since last 22 years. मेरा जो क्लिनिक, I have 2 clinics. एक क्लिनिक मेरा रावपुरा बड़ौदा सिटी के अंदर है और एक मेरा गोत्री हरिनगर जो एक अलकापुरी विभाग में एरिया है बड़ौदा में, वहाँ पे है. एंड आई एम अ फुल टाइम प्रैक्टिशनर्स. और आज से 10 साल पहले तक मैं 12 साल मनु भाई पटेल डेंटल कॉलेज में एज अ सीनियर लेक्चरर रीडर आई वाज टीचिंग. एंड मैंने ऑलमोस्ट 800-900 बच्चों को डेंटिस्ट बनाया है. एंड दैट वाज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ द प्रोफेशनल जर्नी. काफी सरप्राइज हो रही हूँ कि इतना अच्छा जब आपके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आप अचानक से राजनीति में कैसे आए? आई थिंक वही तो जरूरी है आज की डेट में राजनीति में, एजुकेशनल बैकग्राउंड. जैसे जैसे एजुकेशन बैकग्राउंड बेटर होता जाएगा हमारे राजनेताओं में, वैसे वैसे हमारे राज्य की, हमारे देश की जो स्थिति है हर तरह से वो बेटर होती जाएगी. आज अगर हम एक पियून को नौकरी देते हैं तो उसके लिए हमारे पास काफी सारे क्राइटेरियाज हैं, और उसमें सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है एजुकेशन बैकग्राउंड या एजुकेशन क्वालिफिकेशन. मेरे जब इंडिया में, हिंदुस्तान में नेता चुने जाते हैं तब तो शायद मैंने कभी किसी को पूछा ही नहीं कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है. राइट. जो आई थिंक सबसे जो देश चलाएंगे उन्हीं का एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं होगा तो जो देश में रह रहे हैं उनका क्या रह जाएगा. आज आप देखिए, जब कांग्रेस सरकार ने हिंदुस्तान में सबसे पहले एक सरकार बनाई थी, तब पंडित नेहरू जी ने जो नींव रखी थी IITs की, एम्स की, और उससे पहले भी जो हमारे महाराजा साहेब, अगर हम बड़ौदा की बात करें तो उससे पहले जो हमारे महाराजा सायाजीराव गायकवाड़ ने नींव रखी थी महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी की, जो एक बहुत ही बड़ी बात थी. उसके बाद आज तक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर पाई है. पर आज वही है कि जो नींव उन्होंने डाली और जिस लेवल पे वो उस यूनिवर्सिटी को उस जमाने में लेके गए, आज उसका स्थिर कितना नीचा हो गया है. वही तो प्रॉब्लम है ना. अगर पॉलिटिशियंस ही या हमारे जो उम्मीदवार हैं या हमारे जो धारा सभ्य हैं उन्हीं का एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं होगा तो वो आपका एजुकेशन पॉलिसी क्या बनाएंगे. जी बिल्कुल बिल्कुल. एक रिपोर्ट में अभी हाल ही में पढ़ रही थी, गुजरात के सभी विधायकों का जितने नाम डिक्लेयर हुए हैं उनका एजुकेशनल स्टेटस क्या है वो उसमें बताया गया था. और मुझे कहने में काफी फक्र महसूस होता है कि वडोदरा में जो कंटेस्टेंट है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी को हो या बीजेपी के हो या आम आदमी पार्टी के, वो एटलीस्ट ग्रेजुएट हैं. बाकी गांव में जो सालों से नेता बनते आए हैं उनका एजुकेशन 7, 8, 9, 10 इसी तरीके का है. लेकिन वडोदरा में एटलीस्ट हमारे पास एजुकेशन पढ़े लिखे लोग अभी हैं. प्रेजेंट विधानसभा है गुजरात की, 182 जो धारा सभ्य हैं उसमें से ऑलमोस्ट 45% आर 10th पास. राइट. अनदर 36% आर 12th पास. जी. और पोस्ट ग्रेजुएट की संख्या तो शायद आई थिंक 2% या 3% ही है. बिल्कुल. एंड बाकी जो 10-15% रह गए वही ग्रेजुएट लेवल के हैं. चलिए, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, लेकिन कैसे सोचा कि राजनीति में आना है और कांग्रेस पार्टी को क्यों इलेक्ट किया? बहुत सारी पार्टीज हैं, आप भारतीय जनता पार्टी में जा सकते थे, आप आम आदमी पार्टी में जा सकते थे. मेरे जो विचार हैं वो हर किसी से नहीं मिलते, वो भी जरूरी नहीं है कि हर किसी से मिल जाएं. जी. तो जहां मिलेंगे वहीं जाऊंगी. दूसरी बात है कि एजुकेशन है, हर कोई अपने ड्राइंग रूम में बैठ के बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है, पर कोई सामने नहीं आना चाहता, कोई बाहर नहीं निकलना चाहता. और इतनी एजुकेशन और ये सब होने के बाद भी अगर हम बाहर आने से डरे तो हमारी एजुकेशन का फायदा क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन? जी. व्हाई आर यू एजुकेटेड? लेकिन हमने कांग्रेस पार्टी को क्यों चुना, ये मैं जरूर पूछना चाहूंगी. क्या विचारधारा कांग्रेस की, क्या बात आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? क्योंकि सेक्युलरिज्म, that is one of my main criterias to join कांग्रेस. अगर कांग्रेस सरकार, आज कांग्रेस ना होती तो सेक्युलरिज्म ना होता हिंदुस्तान में. तो वही सबसे बेसिक हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है सेक्युलर, इट इज बेस्ड ऑन सेक्युलरिज्म. और बाकी मुझे किसी पार्टी में मुझे लगता है कि वहां कहीं ना कहीं उसको दबाया जाता है. लेकिन देश में कांग्रेस एक
ढलता सूरज उसके रूप में अब देखा जा रहा है। वो ऐसे में आप ढलता, कांग्रेस देखिए पार्टी हर चीज ढलती है, दिन भी ढलता है, रात आती है, फिर सुबह दोबारा दिन आता है, तो शायद अब कांग्रेस के दोबारा दिन आ रहे हैं। कांग्रेस में पढ़े लिखे लोग जुड़ रहे हैं और वैसे भी कांग्रेस पढ़े लिखे नेताओं की पार्टी मानी भी जाती है। यस, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी देश में ज्यादा बेटर करे, ये आने वाले दिनों में उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी में भी आपके जुड़ने की बातें थी, इवन की काफी कुछ फाइनल हो गया था और फिर आप दूसरे दिन किया था, पर मुझे नहीं समझ आई थी, तो मैं मतलब मैं ज्वाइन भी नहीं हुई थी। आई जस्ट अटेंडेड, आई जस्ट मेट अ फ्यू पीपल। जी। अब मिलना तो किसी को भी जायज है, कोई बोले मिलो तो फिर मना तो कर नहीं सकते। आई मेट देम, ठीक है, बट I think they still need to do a lot of work. Okay. They still need to establish themselves as a national party. जी। And मैं किसी का बुरा नहीं कहूँगी, but they all, मतलब हर किसी की अपनी विचारधारा है, जैसे मैंने बोला। जी। तो मेरी जब उनसे नहीं, मतलब मुझे कुछ चीजों में, मतलब I was more comfortable here. चलिए, आम आदमी पार्टी की विचारधारा आपको नहीं समझ आई, कांग्रेस पार्टी में कितने दिन पहले जुड़े आप? Not a very long time. It was a short duration. But पहले, बहुत पहले भी मेरी बात चल रही थी कांग्रेस में, काफी साल पहले भी चल रही थी। जी। But that time I was more involved with my profession. जी। So तब मैंने उनको जानबूझ के, मेरे को तब से ही काफी सालों से, ऑलमोस्ट 10-15 साल से मेरे पास ये हमेशा से मेरा कांटेक्ट उन लोगों से रहा है। जी। ऐसा नहीं कि I've never been in touch with them. I've always been in touch with them since almost 15-20 years now. And last 10 years it was more. एंड उस 10 साल पहले भी मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज की बात आई थी, पर तब मेरी ही प्रिपरेशन नहीं थी, एंड आई वाज नॉट श्योर कि आई वांट टू गेट इनटू दिस और नॉट। टेक्स टाइम टू डिसाइड टू गेट इनटू सच अ बिग प्लेटफॉर्म। लेकिन कुछ ही दिन पहले आप कांग्रेस पार्टी में जुड़ते हैं और अचानक आपका नाम मांजलपुर विधानसभा से एज अ कांग्रेस कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाता है वडोदरा शहर के लिए। और वडोदरा शहर के कांग्रेस के नेताओं के लिए भी काफी शॉकिंग था कि एक नया नाम, एक नया चेहरा और फौरन टिकट मिल जाता है। क्या कहेंगे इस पर? ये जो टिकट मिला है अचानक से 10-15 दिन की ही ड्यूरेशन में, उस पर क्या कहेंगे? कैसे मैजिक क्या चला ये? बस कभी कभी मैजिक कब चलता है ना, उसका कोई रीजनिंग नहीं होता और उसका कोई टाइम नहीं होता। बट आई थिंक जो विकल्प कांग्रेस चाहती थी, जो विकल्प कांग्रेस से हिंदुस्तान या गुजरात की पब्लिक मांग रही थी, शायद उनको उसमें मैं वो विकल्प में मैं वो सेट, उनके विकल्प जो जिस तरह का चाहते थे वो क्राइटेरिया में जब मैं सेट हो गई। कांग्रेस के किन नेताओं से बातचीत हुई थी? यहाँ बहुत सारे ऑब्जर्वर आए थे और काफी लोगों से हुई थी बात, काफी लोगों से हुई। कांग्रेस में मांजलपुर से बड़े बड़े दावेदार कांग्रेस पार्टी के थे जो काफी सालों से कांग्रेस में दबदबा बनाए हुए थे, और उसके बावजूद एक नए चेहरे को कांग्रेस पार्टी ने कुछ ना कुछ देखकर ही टिकट दिया होगा। लेकिन पार्टी जो है, पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, वो काफी विरोध लगातार सामने आ रहा था। पार्टी का जो विरोध था वो जायज था, लेकिन अब सेटल डाउन है। आज आपके साथ जब आपने नामांकन भरा, काफी लोग आए भी। वेरी ट्रू। इनिशियली उन लोगों को काफी इस चीज से तकलीफ हुई कि हमारे में से नहीं है, पर जैसे जैसे उनसे और मेरी मुलाकातें होने लगी, मेरा उनका इंटरेक्शन होना लगा, सो आई थिंक कहीं ना कहीं उन लोगों को रियलाइज हुआ कि है तो अपने में से ही, और एक बार इंसान को समझ आ जाए कि है तो हम उनके जैसे उनमें से ही हैं। और हालांकि मेरा सारा बचपन भी मांजलपुर में ही गया है। अच्छा। मेरा स्कूलिंग भी मांजलपुर में ही हुआ, हम रहते भी मांजलपुर ही थे, और वो तो अभी कुछ साल पहले हम लोग अकोटा गए जी। अदरवाइज ऑलमोस्ट सिंस आई वाज 2.5 years old फ्रॉम द डे आई केम टू बड़ौदा, उससे पहले हम सूरत में थे। जी जी वहाँ का जी है तो गुजरात का ही। ओके। एंड 2-2.5 साल की थी जब बड़ौदा आए। हमारा मेन रीजन बड़ौदा तब आने का था, जो आज मैं आपको सच्चाई बताऊंगी। माय मदर वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द स्कूल, भारतीय विद्या भवन जी। उसका एक बहुत नाम था उस टाइम। मेरी मदर उस स्कूल की वजह से बड़ौदा शिफ्ट हुई थी अपने बच्चों को लेके, और वो स्कूल के होते हुए हम लोग बड़ौदा आए। स्कूलिंग की वजह से ही, उसका स्टैंडर्ड, उसका लेवल, और उस वजह से हम बड़ौदा आए और हम यहीं बस गए। और फिर यहीं से जब मैं कॉलेज गई तो मेरा सीधा गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अहमदाबाद में ऑन मेरिट एडमिशन हुआ। और तब जो सरकार थी उसका नियम था कि लड़कियों के लिए ग्रेजुएशन की फीस माफ है।
तो एज सच अगर मुझे देखा जाए तो मुझे तब उस सरकार ने बेनिफिट दिया था। मैंने सिर्फ 11 रुपए फीस भरी थी अपनी मेडिकल की, और आज वही सरकार की वजह से, वही नीतियों की वजह से मैं आज फिर उनके साथ यहाँ खड़ी हूँ। चलिए, मांजलपुर विधानसभा यानी कि वडोदरा की एक हाई प्रोफाइल, या मैं कहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जो कंट्रोवर्शियल सीट है, क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी ने शहर जिला की 10 बैठक में से 9 बैठक पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन मांजलपुर का नंबर अभी तक नहीं आया है। यानी भारतीय जनता पार्टी में भी मांजलपुर विधानसभा बैठक को लेकर काफी भूचाल मचा हुआ है, आंतरिक काफी चीजें उसमें सामने आ रही है। और इसी बीच मांजलपुर से एक नया चेहरा डॉक्टर तस्वीन सिंह को उतारा गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से। मैम, मांजलपुर की जनता, क्योंकि आप वहां रहे तो हैं, लेकिन फिर भी कैसे जानेंगे, कैसे आप डोर टू डोर प्रचार करने जाएंगे और अचानक से कहेंगे कि मुझे वोट दो, तो आपको लोग वोट करेंगे? देखिए, बहुत सारे नेता स्काईलैब होके गांधीनगर से भी बड़ोड़ा आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा नाम भी होते हैं। जब कई लोग आए थे तो मैंने तो कभी उनके नाम नहीं सुने थे, तो ऐसे मेरा भी वही बात है। अब जब हमारे वहां से अकोटा से एक स्काईलैब गांधीनगर अहमदाबाद से आया था, तो मैंने तो कभी उस इंसान का नाम भी नहीं सुना था, वो तो बिजनेसमैन थे। मैं तो फिर भी एक डॉक्टर हूँ जी, मैं 22 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मेरे पास ऐसे बहुत पेशेंट हैं जो पूरे, और मेरा 90% पेशेंट, मेरा जो पेशेंट वो है वो पूरे बड़ौदा शहर से है। तो ऐसा तो है नहीं कि मुझे बड़ौदा शहर नहीं जानता। और मांजलपुर से भी देखा जाए तो मांजलपुर और मांजलपुर के आसपास के गांव से मेरे बहुत पेशेंट्स आते हैं। सो एज यू फील कि आई एम नॉट अ कम्प्लीटली अननोन चेहरा, जैसे कोई अहमदाबाद से आया या गांधीनगर से आके यहाँ चुनाव लड़ेगा, उससे कंपैरिजन में तो आई एम अ लॉट बेटर कैंडिडेट। चलिए, मांजलपुर विधानसभा की बात करते हैं। काफी बड़ा इलाका, और अब तो काफी नए एरियाज भी वहां जुड़ गए हैं। क्या है मांजलपुर विधानसभा की, क्या समस्या है? आपने स्टडी तो जरूर किया होगा, जब आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक बनने जा रहे हैं, ये उम्मीद लगा रहे हैं कि वहां की जनता आपको चुनकर लाएंगी। क्या समस्याएं अब तक आपके ध्यान में आई हैं? देखिए, ऐसे दिखता है कि मांजलपुर काफी डेवलप्ड, कई लोग बोलते हैं इतनी अच्छी सोसाइटियां, इतनी अच्छी सड़कें, पर वो सिर्फ एक पार्ट ऑफ मांजलपुर विधानसभा है। मांजलपुर विधानसभा इज वास्ट एरिया, बहुत बड़ा एरिया है। तो अगर आप सिर्फ वो कुछ एरियाज देखें तो आपको लगेगा हाँ डेवलप्ड, बट दैट इज बेसिकली डेवलप्ड बाय बिल्डर्स, इट इज नॉट अ डेवलपमेंट बाय द अथॉरिटीज। डेवलपमेंट बाय द अथॉरिटीज देखी जाए तो इन टोटो डेवलपमेंट होनी चाहिए, यहाँ पे इन टोटो डेवलपमेंट नहीं है। आज जैसे तुलसीधाम 4 रास्ता जो एरिया है काफी फेमस है, बहुत बड़ी सड़कें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। हम उसी दिन वहीं पे जब हमने अपनी डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू करी, तो फर्स्ट लेडी हु कम्स वाज अ बड़ा प्यारा उसका पार्लर था, सैलून था। फर्स्ट थिंग शी सेज कि मैं मेन रोड पे बैठी हूँ, पर यहाँ कॉर्पोरेशन का पानी नहीं आता। आई वाज शॉक्ड, फॉरगेट एनीबॉडी एल्स, आई वाज शॉक्ड कि तो इतनी बड़ी डबल रोड, इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा चौराया, उस पे पानी ना आता हो। वो जो फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड, उसकी बात नहीं करी मैं, ग्राउंड फ्लोर की बात करी। उनको रोज पानी के वो मंगवाने पड़ते हैं जग्स। सो इट टर्न्स आउट टू बी एन एक्सपेंसिव, जो उनका प्रॉफिट मार्जिन है उसी में वो कटौती होती है ना, क्योंकि कॉर्पोरेशन तो बिल लेके ही जा रही है, वो तो वेरा में बिल आ ही रहा है, एडेड ऑन एक्सपेंस हो गया ना, तो ऑब्वियसली उसके प्रॉफिट मार्जिन में से रिडक्शन। पानी की समस्या है, नहीं आता है, नहीं आता। ये तो मैं आपको डेवलप्ड मांजलपुर की बात कर रही हूँ। अगर अपन जो अंडर डेवलप्ड मांजलपुर है विधानसभा के एरिया, जैसे यहाँ पे ना 40-50 नगर हैं। अगर आप इंदिरा नगर, जवेर नगर, ये सब वो एयरफोर्स स्टेशन की बैक साइड पे जाओ, या जाम्बुआ की तरफ जाओ, या मानेजा के अंदर की तरफ जाओ, या तरसाली की साइड जाओ, कपूरा की साइड जाओ, तो वो नगरों में तो आप जाओ तो आज भी ऐसा लगता है कि तुम किसी देहात में आए हो। ऐसा नहीं लगता कि तुम एक शहर के 3 किलोमीटर के रेडियस में हो। मतलब वहां ना चलने के लिए सड़क भी नहीं है, मतलब पेवर ब्लॉक्स तक नहीं है। आज भी वो कच्ची सड़कें हैं, ठीक है। आज वहां चलना हो तो डर लगता है कि तुम गिरोगे, ठीक है। स्ट्रीट लाइट तो सवाल ही नहीं होती, किसी ने अपने घर के आगे बल्ब लगाए हैं तो उसी की हम रात को ही जाते हैं ज्यादातर। आई प्रेफर गोइंग देयर एट नाइट, सो आई नो एग्जैक्टली व्हाट इज द सिचुएशन।
टैक्स तो बहुत ज्यादा लिया जाता है, ऐसा तो है नहीं उनको टैक्स नहीं जाता है। पानी तो वहाँ पे तो हर रोज दूसरे दिन वहाँ पानी के लिए टैंकर्स आते हैं जी, और जब टैंकर्स आते हैं तो फिर वहाँ झगड़े होते हैं। यानी बुनियादी सुविधाओं का ही अभाव है बहुत ज्यादा। शायद मोबाइल और टीवी सबके पास है, पर पानी और सड़क के किसके पास नहीं है। चलिए, ड्रेनेज लाइन तो है ही नहीं जी, ड्रेनेज और लाइन हमेशा की बैकअप ही समस्या- रहती है। हाँ, यस, ड्रेनेज की पानी की समस्या वडोदरा शहर की ज्यादातर विधानसभा में 27 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासन, राज्य में भी सरकार, केंद्र में भी सरकार और वडोदरा महानगर पालिका में भी सरकार, लेकिन आज भी स्मार्ट सिटी बनने जा रहे वडोदरा शहर के जो नागरिक हैं वो बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं, परेशान ही है। कहीं ना कहीं पानी नहीं आता है, पानी आता है तो ड्रेनेज ओवरफ्लो होती है, बरसाती पानी इतना भर जाता है कि लोग स्टक हो जाते हैं। वडोदरा शहर और पानी, ये दोनों समस्याएं पता नहीं कितने सालों तक सुलझेगी। बहुत सालों से मैं पानी के साथ ही चुनाव का कवरेज करती आई हूँ। चलिए, समस्याएं बहुत सारी हैं, आप विधायक बनती हैं, कैसे इन्हें सुलझाएंगी? क्या एजेंडा रहेंगी, क्या प्रायोरिटीज रहेगी मांजलपुर विधानसभा को, विधानसभा की जनता को सुविधाएं देने की? जो मुझे लगता है कि जैसे अपने कॉरपोरेशन के जो वार्ड्स हैं, अपनी जगह पे वो जहाँ हैं वो हैं, बट कहीं ना कहीं वो जो बैक सपोर्ट सिस्टम जनता के लिए उनका होना चाहिए वो बहुत अभाव है। तो व्हाट आई वुड फील लाइक इज कि जैसे जैसे ये नगर हैं, हर नगर की एक अपनी समस्या है, तो ऑलमोस्ट जनरलाइज समस्या है, बट अगर वहाँ पे 25-30 हजार लोग रह रहे हैं और एक वार्ड में आई थिंक कम से कम 4 से 5 लाख लोग एक वार्ड को, एक वार्ड उनके लिए एक वार्ड होता है जी। तो आई थिंक उतने सारे लोगों के लिए वो एक वार्ड और उसकी समितियां सफिशिएंट नहीं है। तो हमें एक जैसे कलेक्शन सेंटर्स बने होते हैं ना, आज बैंक के कलेक्शन सेंटर्स हैं, एटीएम सेंटर्स हैं, तो हमें ऐसे छोटे छोटे सेंटर्स बनाने पड़ेंगे। ग्रीवियंसेस सेंटर कह सकते हो आप उसको, और वहीं पे उस चीज का जो पेपर वर्क है वो वहीं हो, और फिर वो उस वार्ड के रिलेटेड जो वार्ड है जी उस तक पहुंचे। और देखिए जो वहां बेचारे लोग रहते हैं वो तो कितने, जैसे स्पेशली औरतें, 80% ऑफ द औरतें जो वहां रह रही हैं वो तो पढ़ी लिखी नहीं है। आज हमारी मेड्स, जो हमारे घर में जो मेड्स आती हैं उन्हीं की बात कर लें, उनको अगर विधवा पेंशन मिलती है ना, तो अगर उनको उसके लिए पैसे लेने जाना है पोस्ट ऑफिस पे तो उनको फॉर्म भरना नहीं आता, और वहां पे कोई मिल जाए तो उनकी किस्मत, नहीं मिले तो बेचारी 4 धक्के खाती हैं, 5 धक्के खाती हैं 1200 रुपए लेने के लिए। उसमें 1200 में से 400 रुपए तो उनके वैसे ही कम हो जाते हैं जी। क्योंकि एक बार जाएंगी तो फॉर्म गलत कोई भर देगा, दूसरी बार जाएंगी तो बोलेंगी इसमें ये नहीं है, चौथी बार जाएंगे तो ये प्रॉब्लम है। तो आई थिंक ये जो सुविधाएं है ना, बेसिक नेसेसिटीज, बिल्कुल वो बहुत जरूरी है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन एक इंसान को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बहुत सारे दिन खराब करती है। हाँ, तो आई थिंक हमें वो तरह के सेंटर्स बनाने का मेरा पूरा इरादा है, वो चीज बनाने का। एक वो चीज है, दूसरी है बेसिक एजुकेशन। आज वो आप नगरों में देखो तो तुम्हें लगता है वो बच्चे जो भी कहने को, जो सरकारी स्कूल, वैसे तो 60% सरकारी स्कूल तो आज की डेट में बंद ही हो चुके हैं, ताले लगे हुए हैं, और अगर जो स्कूल चल भी रहे हैं उसमें से अगर एक स्टैंडर्ड है तो उस एक स्टैंडर्ड में जब 50, 100, 200 बच्चे जितने भी हैं उनमें एक ही टीचर है जो सारे सब्जेक्ट पढ़ाती है जी। और मैं जैसे वो लड़कियों को जानती हूँ जो उन स्कूलों में जाती हैं तो 8वीं में आ चुकी होती है पर उनको अपना नाम तक लिखना नहीं आता। राइट। ऐसे मैंने बहुत बच्चियों को घर पे ट्रेनिंग दी है कि तुम एटलीस्ट अपने नाम तो लिखो जी। वो 8वीं तक कहने को सरकारी स्कूल में पढ़ी होती हैं पर उनको अपना नाम भी नहीं लिखना आता। अग्री करती हूँ। अग्री करते हैं ना? यस। तो हमारा जो मेन कांग्रेस का एक एजेंडा है जो मैनिफेस्टो में है कि हम लोग 3000 गुजरात के लिए 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टार्ट करेंगे और उसमें हम प्रॉपर एजुकेशन सब्जेक्ट वाइज बच्चों को देंगे। दूसरा, केजी से पीजी तक लड़कियों की फीस इन स्कूलों में माफ होगी और कॉलेजेस में भी। एंड हम जो प्रेजेंट प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल, जो स्कूल प्राइवेटाइजेशन, स्कूल माफिया कह लो, जो मर्जी कह लो, उसका जो अभी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गया है वो इमीडिएट इफेक्ट में 25% फीस रिडक्शन का हमारा मैनिफेस्टो में वादा है जी।
चलिए एक आखिरी सवाल पूछ लेती हूँ, मांजलपुर की जनता आपको क्यों वोट करेगी? मांजलपुर की जनता हमेशा से कांग्रेस को एक ही चीज कहती थी, विकल्प नहीं है आपके पास, आप चॉइस नहीं देते कैंडिडेट में। हमेशा हर जगह ऐसे ही बोला जाता है। तो आज जनता को विकल्प मिला है, कांग्रेस ने दिया है, तो अब उनकी जिम्मेदारी है उसको। क्या कहना चाहेंगी मांजलपुर विधानसभा की जनता से? यही है, कांग्रेस ने आपको एक बहुत अच्छा विकल्प, एक एजुकेटेड फीमेल के कैंडिडेट के तौर पे दिया है, जो आज तक बहुत सालों से कभी मिला नहीं है। और अगर आपको अब ये विकल्प मिला है, जो आप हमेशा से ये ताना मारते रहते थे कि आप लोगों को नहीं दिया जाता है, तो अब अगर उस विकल्प को आप ही तो आपका इशारा चिराग झवेरी की ओर है कि सालों साल चिराग झवेरी को आगे बढ़ाया जाता नहीं, है? ऐसी बात नहीं। आई एम नॉट फॉर, ऐसा नहीं हमेशा से चिराग भाई लड़े हैं, और भी बहुत लोग लड़े हैं जी। ऐसा नहीं है कि वो मांजलपुर से सिर्फ चिराग भाई लड़े, और भी बहुत लोग लड़े हैं। बट आई थिंक जनता हमेशा से जब कांग्रेस की बात आती है तो यही बोलते हैं कि चेंज नहीं करते। और तो वैसे देखा जाए तो बीजेपी ने कौन सा चेंज किया? 7 साल से वही, 7 टाइम से वही विधायक चल रहे हैं जी। है ना? तो वो विधायक भी 7 साल से चल रहे हैं, बीजेपी उनको किस चला रही है। अब देखो आगे क्या होता है, पर कांग्रेस ने तो विकल्प ले लिया है। कांग्रेस ने विकल्प दे दिया है मांजलपुर विधानसभा में, और मांजलपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। दिलचस्प है, उस सीट पर नजर पूरे गुजरात की बनी हुई है, क्योंकि चंद सीट ऐसी बची है जिस पर अब तक भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर पाई है कि आखिरकार किस प्रत्याशी को उतारा जाए। और उसकी वजह ऐसी होती है, जब कोई व्यक्ति पार्टी से भी बड़ा हो जाता है तब पार्टी के सामने काफी दुविधा हो जाती है कि ये टिकट किसको दिया जाए। इस बार मांजलपुर में कांग्रेस ने एक नया दाव खेला है, और ये नया दाव कितना सफल होता है ये तो 8 दिसंबर को तय होगा। 5 दिसंबर को आप वोट करेंगे, आप उस ईवीएम मशीन्स में इन सारे प्रत्याशियों का भविष्य और आपका खुद का 5 साल का भविष्य, प्रत्याशी का तो शायद 1 बार 2 बार, लेकिन आपका 5 साल का भविष्य आप वहां कैद करेंगे। और इसलिए सोचिए समझिए। मैम से जो बात पूछनी थी वो सारी मैंने पूछी है, कोशिश की है कि सारे जवाब आपको मिले हैं, क्योंकि वोट आपको करना है। मांजलपुर विधानसभा की जनता वोट करेगी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को। सोच समझकर सही तरीके से वोट करना है। 5 साल आपके लिए कौन काम कर सकता है ये सोचकर। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुड़े रहना है। 1 दिसंबर 5 दिसंबर 2 दिन वोट करेगा गुजरात, और 8 दिसंबर को परिणाम आएगा, वो भी आप वीएनएम के जरिए सबसे पहले देख पाएंगे। इसलिए वीएनएम को वैसे हमेशा आप देखते रहें। पिछले 25 सालों से वीएनएम वडोदरा शहर में और अब तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर आपको खबरें उपलब्ध कराता रहा है। वीएनएम का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचना जरूरी है। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये वही बातें हैं जो हर एक नागरिक के लिए जानना जरूरी है। आप हमें डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर 24 घंटे लगातार देखते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। वीएनएम न्यूज़ स्टूडियो से ये थी अभी तक की खबरें। आप वीएनएम न्यूज़ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे वीएनएम न्यूज़ देख सकते हैं। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।